पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन कैसे होगा? यहाँ पे आप एक डायग्राम देखिए, यहाँ पे ये डायग्राम दिख रहा है। इस पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन को हम ब्रूस्टर लॉ के थ्रू पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे हमने एक सरफेस ले लिया है। इस सरफेस के एक ओर एयर है और दूसरी ओर एक तरफ लाइटर मीडियम है, एक तरफ डेंसर मीडियम है। एयर क्या होता है? लाइटर मीडियम होता है। और यहाँ पे हमने वाटर लिया है, तो वाटर क्या है? एयर के कंपेयर में डेंस है, तो यहाँ का डेंसर मीडियम है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। जब ये आपका अनपोलराइज लाइट, पेन कहाँ गया, अनपोलराइज लाइट को मैंने रिप्रेजेंट किया है और ये आपका क्या है? नॉर्मल है। जब लाइट एंटर कर रही है, जब लाइट सरफेस पे पड़ रही है, तो पड़ने के बाद ये जो एंगल है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण जिसको हम कहते हैं। तो लंब के साथ, अभिलंब के साथ जो आपका अनपोलराइज लाइट है, उसने आई आपतन कोण बनाया, आई इंसिडेंस एंगल बनाया विद द नॉर्मल। किसने? अनपोलराइज लाइट ने। और जैसे ही वो सरफेस पे टकराया, सरफेस से टकरा करके वो वापस रिफ्लेक्ट हो गया। दिख रहा है? वापस रिफ्लेक्ट हो गया। और एक दिख रहा है रिफ्रैक्शन, कि कुछ लाइट जो है वो अभिलंब की ओर, नॉर्मल की ओर थोड़ा सा टिल्ट हो करके आर एंगल फॉर्म करते हुए वो क्या हो जा रही है? वाटर में जा रही है। जहाँ पे आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। यहाँ पे ये है आपका N1, N1 जो है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, N2 जो है वो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इतना क्लियर है? अनपोलराइज लाइट सरफेस पे पड़ रही है, ये आपका नॉर्मल है। नॉर्मल से आई एंगल फॉर्म करते हुए वो इंसिडेंस हो रही है, आपतित हो रही है, और उसके बाद आई एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट हो जा रही है। और यही लाइट आर एंगल फॉर्म करते हुए वो क्या हो रही है? डिफ्रैक्ट हो रही है, ठीक है। आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये जानना है कि इसमें से कौन सी लाइट पोलराइज्ड है और कौन सी लाइट, जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो पोलराइज्ड है कि जो लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है वो पोलराइज्ड है? कौन सी लाइट पोलराइज्ड है? तो कुछ कंडीशंस है। देखिए, रिफ्रैक्टेड पार्ट अभी हम स्टडी नहीं करेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि रिफ्रैक्टेड पार्ट क्या है? अनपोलराइज्ड है। अभी हमारा टॉपिक क्या है? पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। तो अभी हमारा ये जो टॉपिक पे पूरा होल जो कंसिडरेशन रहेगा वो रिफ्लेक्टिंग पार्ट की ओर रहेगा, रिफ्लेक्टेड लाइट की ओर रहेगा, ठीक है। तो हमको रिफ्लेक्टेड लाइट, जो हमें रिफ्लेक्टेड लाइट मिल रही है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट कब अनपोलराइज्ड होगी और कब पोलराइज्ड होगी, इसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई होते हैं। जैसे पहला कंडीशन अप्लाई होता है, यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है या 90 है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका, यहाँ मैंने रिफ्लेक्शन लिख दिया है, यहाँ पे ये इंसिडेंस भी है और रिफ्लेक्शन भी, दोनों एंगल्स हैं आई, ठीक है। पर अभी हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात कर रहे हैं। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण, ठीक है, अगर वो 0 डिग्री है या 90 डिग्री है, तब क्या होगा? रिफ्लेक्टेड लाइट जो रहेगा वो अनपोलराइज्ड रहेगा, मतलब नॉर्मल रेडिएशन होगी, ऑर्डिनरी लाइट होगी, कोई पोलराइजेशन उसमें नहीं होगा। इतना क्लियर है? इसके बाद अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस पोलराइजिंग एंगल के इक्वल है, इफ आई इज इक्वल टू आई पी, यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस पोलराइजिंग एंगल आई पी के इक्वल होगा, तो रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी पोलराइज्ड लाइट। इफ आई इज इक्वल टू आई पी, रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी पोलराइज्ड लाइट। आपको मैं नीचे डायग्राम में दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस
ये आई पी के इक्वल हो गया, ठीक है, आई पी के इक्वल हो गया। और एक कंडीशन और है कि अगर आई इज इक्वल टू आई पी है, मीन्स जिसमें हमको पोलराइज लाइट मिल रही है, इफ़ आई इज इक्वल टू आई पी, तो रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट इनके बीच में 90 डिग्री फॉर्म होगा। मैं अगर आपको इस डायग्राम में बताऊं कि देखिए ये आपका है रिफ्लेक्टेड लाइट और ये है आपका रिफ्रैक्टेड लाइट। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस पोलराइजिंग एंगल आई पी के इक्वल हो गया, आई इज इक्वल टू आई पी, तो रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। ये सब ब्रूस्टर लॉ की कंडीशंस हैं। ब्रूस्टर लॉ का फर्स्ट कंडीशन क्या हो गया कि अगर इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण अगर 0 है या 90 डिग्री है, तो जो हमको रिफ्लेक्टेड लाइट मिलेगी वो कैसी मिलेगी, अनपोलराइज्ड लाइट मिलेगी। लेकिन अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस पोलराइजिंग एंगल के अगर इक्वल होगा, तो जो आपका रिफ्लेक्टेड लाइट है वो पोलराइज्ड लाइट हमको मिलेगा। और अगर ये आई इज इक्वल टू आई पी है, तो हमारा जो रिफ्लेक्टेड लाइट है और रिफ्रैक्टेड लाइट है इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इससे अगर आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे हमने बनाया है आई एंड आई पी, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का फॉर्म हो रहा है। आई इज इक्वल टू आई पी एंड रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच में क्या बन रहा है, 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर अगर ये एक कंप्लीट सरफेस है, देखिए ये एक कंप्लीट सरफेस है जिसको मैं नॉर्मल से आपको बता रही हूँ ये, और हमको ये पता है कि वन साइड का अगर मैं टोटल एंगल बोलूँ तो ये होता है 180 डिग्री का। कितना होता है, 180 डिग्री। अब ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि I इज इक्वल टू आई पी है, तो यहाँ पे ये वैल्यू भी आई पी की इक्वल हो जाएगी। तो अगर मैं इस सरफेस में इस तरफ का अगर मैं टोटल बोलूँ कि आई पी प्लस 90 और प्लस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं डायग्राम से देख रही हूँ कि सरफेस पे, सो आई पी प्लस 90 डिग्री प्लस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो आई पी प्लस आर इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, सो आर इज इक्वल टू 90 माइनस आई पी। तो यहाँ पे हमें आर की वैल्यू, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की हमको वैल्यू मिल रही है, आर इज इक्वल टू 90 माइनस आई पी। स्नेल्स लॉ कहता है N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर, जहाँ पे N1 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का और N2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का। यहाँ पे N1 साइन आई की जगह हम I इज इक्वल टू आई पी लिखेंगे और R की वैल्यू हमने जो निकाली है 90 माइनस आई पी। 90 माइनस आई पी क्या हो जाएगा, कॉस आई पी हो जाएगा। N1 साइन आई पी इज इक्वल टू N2 कॉस आई पी। तो साइन आई पी अपॉन कॉस आई पी इज इक्वल टू N2 बाई N1। सो tan आई पी इज इक्वल टू N2 बाई N1। सो tan आई पी इज इक्वल टू, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1n2। तो ये जो लॉ कहलाता है ये ब्रूस्टर लॉ कहलाता है।